हे गाइस, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीपा सैनी में। आज की क्लास में गाइस हम करने जा रहे हैं अपनी क्लास 8 एनसीईआरटी का। तो कौन सी एनसीईआरटी रहेगी? 8 के एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं और 8 के एनसीईआरटी में आज की क्लास में हमारा चैप्टर नंबर 5 होने वाला है, जिसका नाम है उद्योग। उद्योग यानी इंडस्ट्री। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो इसमें जो आपका फर्स्ट पैराग्राफ है 8 क्लास की जो एनसीईआरटी है, तो इसमें ये दिखाया गया है कि भाई आपका किस प्रकार आप किसी नोटबुक को यूज़ कर रहे हो तो वो नोटबुक कैसे बनी है, ठीक है, किस प्रकार से उसके पेजेस बने हैं, उसका जो भी शाही वगैरह या वो पेज किससे बने, तो इस तरीके की टेक्निक्स का इसमें अच्छी तरीके से वर्णन किया गया है। तो हमारे काम की चीज़ें शुरू होती है यहाँ से, द्वितीयक क्रियाकलाप यानी सेकेंडरी, ठीक है, सेकेंडरी क्रियाकलाप कुछ भी कह सकते हो आप। विनिर्माण में कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्य के उत्पादों के रूप में परिवर्तित किया जाता है। यानी विनिर्माण क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है? कच्चे माल को निर्मित माल में तैयार किया जाता है। जैसे सूती वस्त्र बनाना है हमें, तो किससे बनेगा? कपास से। तो कपास क्या होगा? कच्चा माल, और सूती वस्त्र क्या होगा? तैयार माल। तो सूती वस्त्र से कपास से जब सूती वस्त्र तैयार किया जाता है तो वो होगा आपका मैन्युफैक्चरिंग। जैसा आपने देखा होगा लुगदी कागज के रूप में और कागज अभ्यास पुस्तिका के रूप में, ये ऊपर वाले इस बॉक्स में क्लियर की गई हैं चीज़ें। तो ये विनिर्माण प्रक्रिया के 2 स्टेजेस को प्रदर्शित करता है। उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधि से है, क्योंकि जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं उन्हीं से ही सारी इंडस्ट्री रिलेट करती हैं, जो कि वस्तुओं के उत्पादन को, कि वस्तुओं का कितना उत्पादन हो रहा है, खनिजों के निष्कर्षण से, सेवाओं की व्यवस्था से, क्योंकि भाई उनको मशीनों को चलाने के लिए या मैनेज करने के लिए सभी तरीके की मजदूर वगैरह सब कुछ चाहिए होता है। इस प्रकार लोहा और इस्पात उद्योग वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। और कोयला खनन उद्योग कोयलों को धरती से निकालने से संबंधित है। जो कोयला खनन उद्योग है उसका क्या काम होता है? वो कोयले से धरती को निकालने की जो भी मशीनें यूज़ की जाती है, जो भी टेक्निक्स यूज़ की जाती है, उनका अच्छी तरीके से यूज़ किया जाता है। और पर्यटन सेवा देनी, जो आपकी पर्यटन घूमने फिरने से संबंधित जो भी आपकी सेवाएं होती है, सर्विस होती है, वो सारे भी संबंधित उद्योग द्वितीयक क्रियाकलाप में ही शामिल किए जाते हैं। तो आई थिंक आप समझ चुके हो कि मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, कच्चे माल से तैयार माल किया जाता है। उसके अलावा जो उद्योग होते हैं उनमें अलग अलग टाइप के उद्योग होते हैं जो कि अलग अलग चीज़ों से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री यानी उद्योगों का वर्गीकरण। उद्योगों का वर्गीकरण कच्चा माल, आकार और स्वामित्व के आधार पर। वैसे तो मैंने अपनी वीडियो में इस चीज़ को पूरा डिटेल से कराया हुआ है, आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे ये वीडियो मिल जाएगी। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री पूरा डिटेल से मैंने स्टडी किया है, वहाँ पे करवाया हुआ है बच्चों को। तो कच्चा माल, आकार और स्वामित्व के आधार पर अलग अलग टाइप से उद्योगों का क्लासिफिकेशन किया जाता है। सबसे पहला आता है कच्चा माल। कच्चे माल के उपयोग के आधार पर जो उद्योग होती है, जो इंडस्ट्री होती है, वो कृषि आधारित, खनिज आधारित, समुद्र आधारित और वन आधारित हो सकते हैं। यानी कच्चा माल कहाँ कहाँ से मिल सकता है? भाई हमें एग्रीकल्चर, जो हम सीधे तौर पर खेती बाड़ी करते हैं, उससे कच्चा माल मिलेगा। उसके अलावा खनिज आधारित, हमारे जो ज़मीन है, धरती है, उसके अंदर जो खनिज मिलते हैं वो हमेशा अशुद्ध रूप से पाए जाते हैं, ठीक है। उनमें या तो कुछ जो अशुद्धियाँ होती हैं वो निकाली जाती हैं और अन्य धातुएं मिलाकर ही उसे यूज़ में लाया जाता है। तीसरा समुद्र आधारित। समुद्र के अंदर भी बहुत सारे जीव जंतु हैं, उन जो वो जीव जंतु हैं वो भी, और उसके अलावा और भी अनेक तरीके के आप देख सकते हो अलग अलग उत्पाद, प्रोडक्ट मिलते हैं, और वो सभी भी कच्चे माल के रूप में ही पाए जाते हैं। वन आधारित, वन में भी अलग अलग टाइप के जो भी उत्पाद मिलते हैं, जैसे आपकी लकड़ियां हैं या फिर कोई औषधि है, तो वो कहने की बात है कि ये सारी चीज़ें कच्चे माल के रूप में मिलती है। तो यहाँ पर देखो डिस्क्राइब भी किया हुआ है। तो कृषि आधारित उद्योग, तो कच्चे माल के रूप में यहाँ पर वनस्पति मिल गई। जंतु आधारित उत्पादों का हम यूज़ करते हैं। जंतु आधारित यानी दूध, मांस, आपका दूध, दही, पनीर, ये सारी चीज़ें। खाद्य संसाधन, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, डेयरी उत्पाद, चर्म उद्योग, ये सारे के सारे आपके कृषि आधारित उद्योगों के ही एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट आता है खनिज आधारित उद्योग। खनिज आधारित उद्योग ये आपके प्राथमिक उद्योग है जो खनिज आयशकों का उपयोग करके कच्चे माल के रूप में उसका यूज़ करते हैं।
इन उद्योगों के उत्पाद अन्य उद्योगों का पोषण करते हैं। जो इन उद्योगों के जो उत्पाद हैं वो अन्य उद्योगों के लिए बेस का काम करते हैं। अयस्क से निर्मित जो लोहा है वो खनिज आधारित उद्योग का उत्पाद है। यह कई अन्य उत्पादों के विनिर्माण के लिए भी कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। जैसे आपकी भारी मशीनें हैं, भवन निर्माण सामग्री है, रेल के डिब्बे, इन सब चीज़ों में बनाने में जो ये खनिज हैं वो यूज़ होते हैं। जैसे लोहा है तो लोहा यूज़ होता है। तो इस तरीके की सारी चीज़ें। समुद्र आधारित उद्योग, जो भी आपके सागर हैं, महासागर हैं, उनसे जो भी हमें उत्पाद यूज़ होते हैं वो कच्चे माल के रूप में यूज़ होते हैं। जैसे आपका मत्स्य तेल का, मछली का तेल बनाना है तो उसमें यूज़ होता है इस समुद्री उद्योगों, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में। तो ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाते हैं समुद्र से रिलेटेड भी। नेक्स्ट आता है वन आधारित उद्योग। वनों से प्राप्त जितने भी उत्पाद हैं उन उत्पादों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। जैसे लुगदी है, कागज है, कागज का निर्माण है वो भी वनों से होता है। औषधि वगैरह है, औषध रसायन है। फर्नीचर है, आप सबको पता है फर्नीचर तो वनों से ही बनता है। भवन निर्माण, आजकल के आप घरों में भी देखते हो कि भाई वुड का बहुत ज़्यादा काम होने लगा है, छत पे, स्टेयर्स वगैरह पे, फ्लोर पे। तो इन सब चीज़ों में भी कहीं ना कहीं वुड का ज़्यादा यूज़ होता है, जो कि वन आधारित उद्योग से ही रिलेटेड है। नेक्स्ट आता है भैया आकार। उद्योग के आकार का तात्पर्य निवेश की गई जो पूंजी है उसकी राशि, कि पूंजी की क्या राशि है और उसमें नियोजित लोगों की संख्या, कि कितने लोग उसमें अपना काम कर रहे हैं और उनके द्वारा उत्पादन जो है उसकी मात्रा से है। ठीक है, आकार का कितना, कोई उद्योग कितना बड़ा आप किस तरीके से लगाओगे कि भाई हाँ उस उद्योग से कितना तो उत्पादन हो रहा है और कितने, ये मान लो एक उद्योग है जो हजारों में लोगों को मजदूरी दे रहा है, एक है जो लाखों में दे रहा है, तो कौन सा बड़ा है? जाहिर सी बात है जहाँ पर लाखों लोग काम कर रहे हैं वो उद्योग बड़ा है। ठीक है ना, इसी प्रकार से। तो आकार के आधार पर उद्योगों को दो भागों में बांटा जाता है। एक तो होते हैं लघु आकार के उद्योग और दूसरे होते हैं वृहद आकार के उद्योग। तो सबसे पहले आते हैं कुटीर या घरेलू उद्योग। ये आपकी छोटे पैमाने के उद्योग है, यानी छोटे लेवल के बिल्कुल। इसमें जो दस्तकार होते हैं वो अपने हाथ से ही उत्पादों का यानी अलग अलग चीज़ों को बनाते हैं। जैसे टोकरी बुनाई, आपने देखा भी होगा लोगों को टोकरी बनाते हुए, मिट्टी के बर्तन बनाते हुए कुम्हार को आप देखते होंगे, और अन्य हाथों से बनी हुई चीज़ें, ये सारे के सारे कुटीर उद्योगों के एग्जाम्पल है। यानी छोटे पैमाने पर घरेलू उद्योग, लोग घर पर ही रहकर जो छोटे मोटे काम करते हैं, तो इस तरह के जो उद्योग होते हैं वो कुटीर उद्योगों की श्रेणी में आते हैं। बड़े पैमाने के उद्योग, बड़े पैमाने के उद्योग जो बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। जो छोटे पैमाने के उद्योग थे ना, उनमें थोड़ी पूंजी लगती है और टेक्नोलॉजी का भी यूज़ कम होता है। उसके अलावा जो बड़े पैमाने के उद्योग होते हैं उनमें आपकी पूंजी का निवेश अधिक किया जाता है और टेक्नोलॉजी भी थोड़ी हाई लेवल की होती है कुटीर उद्योग वाले से। ठीक है, जैसे आपकी रेशम बुनाई या खाद्य प्रक्रमण उद्योग, ये लघु पैमाने के उद्योग है। और इसके साथ साथ जो आपके ऑटोमोबाइल है, जो भारी मशीनों का उत्पादन है, ये आपके बड़े पैमाने के उद्योग है। तो इस तरीके से छोटे पैमाने के और बड़े पैमाने के उद्योगों में बस ज़्यादा अंतर नहीं है। ज़्यादा ये है कि उसमें छोटे लेवल पर चीज़ें होती है, ज़्यादातर चीज़ें लघु पैमाने पर लोग घर में यूज़ हो जाती हैं, जबकि बड़े पैमाने पर बड़े लेवल पर चीज़ें होती हैं और कुछ चीज़ें व्यापार की दृष्टि से भी बनाई जाती हैं। नेक्स्ट आता है स्वामित्व। स्वामित्व के आधार पर जो उद्योग होते हैं उनको निजी क्षेत्र यानी आपके प्राइवेट सेक्टर या राज्य स्वामित्व या किसी स्टेट का सेक्टर हो जाता है, या सार्वजनिक यानी गवर्नमेंट के अंडर में चली गई चीज़, या संयुक्त क्षेत्र या फिर सहकारी क्षेत्र में बांटा जाता है। तो एक एक क्षेत्र को हम डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले निजी क्षेत्र। निजी क्षेत्र आप सबको पता है प्राइवेट सेक्टर, जिसमें आपका खुद का स्वामित्व होगा। ये एक व्यक्ति का या एक व्यक्तियों के समूह का, जिन लोगों ने आपस में मिलकर मान लो कोई कंपनी लगाई है, तो उस कंपनी का जो मुनाफा होगा उसमें पूरा का पूरा उन्हीं लोगों का ही। ठीक है, तो समझ गए ना आप। जो निजी क्षेत्र में जो उद्योग होते हैं, प्राइवेट सेक्टर आप कह सकते हो, या तो एक व्यक्ति के हाथ में सब कुछ होता है, या फिर जो 2 या 4 व्यक्ति आपस में मिलकर जो ये बनाते हैं, तो उन सब के हाथ में सारी बागडोर होती है उद्योग की, इंडस्ट्री की। नेक्स्ट आता है सार्वजनिक क्षेत्र। तो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का जो स्वामित्व होता है या जो संचालन होता है वो गवर्नमेंट के पास होता है। ठीक है, सरकार द्वारा होता है संचालन, गवर्नमेंट करती है। फॉर एग्जांपल भी दिए हुए इन्होंने, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड।
ठीक है। तो ये जो उद्योग हैं ये बड़े लेवल के होते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा इनका संचालन किया जाता है, गवर्नमेंट ही अपने एम्प्लॉयज़ में लगाती है और जिसके तहत पूरा काम सरकार के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। तो संयुक्त क्षेत्र के जो उद्योग होते हैं उनका स्वामित्व और संचालन राज्य और व्यक्तियों के एक समूह के द्वारा होता है, एक गैदर के द्वारा होता है। ठीक है। तो देखो पता है चल रहा है ना, संयुक्त मीन्स कुछ गवर्नमेंट कुछ प्राइवेट मिक्स अप्रूव। जैसे मारुति उद्योग लिमिटेड, ये संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का ही एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आता है सहकारी क्षेत्र के उद्योग। जो सहकारी क्षेत्र के उद्योग होते हैं इसमें जो ओनर होगा या जो इसको चलाने वाले होंगे वो कच्चे माल के उत्पादकों या पूर्तिकारों या कामगारों या दोनों द्वारा ही हो सकता है। मीन्स आप ये कह सकते हो कि मान लो कोई कच्चा माल है, उसकी सप्लाई जहाँ से अधिकतम हो रही है, कुछ कंट्रोल उसका भी होगा, कुछ वहाँ पर काम करने वाले वर्कर का भी कंट्रोल होगा और कुछ जो चीज़ों को बना रहे हैं उनका भी। ठीक है। जो कच्चे माल को उत्पादक कर रहे हैं, कच्चे माल को पैदा कर रहे हैं, उनका भी कुछ रोल होता है इस प्रकार के सहकारी क्षेत्र के उद्योगों में, इंडस्ट्री में। फॉर एग्जाम्पल आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड और सुधा डेयरी सहकारी उपक्रम, इस तरीके के जो इंडस्ट्री हैं ये इसके सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हैं सहकारी क्षेत्र के उद्योगों की। तो समझ गए आप। तो ये थे भाई आपके निजी क्षेत्र के, सरकारी क्षेत्र के, सहकारी क्षेत्र के, ठीक है, और संयुक्त क्षेत्र के इंडस्ट्रीज उद्योग। नेक्स्ट आता है उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं? तो इसमें वे कारक आते हैं जो किसी उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं, जैसे कच्चे माल की उपलब्धता की, भूमि, जल, श्रम, शक्ति, पूंजी, परिवहन और बाजार। तो कच्चे माल की उपलब्धता, मान लो एक ऐसा एरिया जहाँ पर आप कोई उद्योग लगाना चाहते हो और उसका कच्चा माल किसी दूसरे एरिया में ज़्यादा मिलता है, तो कई बार जो उद्योग लगाने वाला ओनर होता है तो वो कच्चे माल के नज़दीक ही अपने उद्योग को स्थापित करता है ताकि उसे ज़्यादा लंबी दूरी न तय करनी पड़े कच्चे माल को प्राप्त करने के लिए। दूसरा भूमि तो चाहिए भाई, बिना भूमि के आप उद्योग कैसे लगाओगे। जल भी चाहिए क्योंकि कई जो इंडस्ट्रीज़ होती है उसमें मशीनों को ठंडा करने के लिए और अन्य कामों में पानी की अहम भूमिका होती है। श्रम यानी मजदूर, कई प्रकार के उद्योगों में मजदूरों की बहुत ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत होती है, अगर श्रम नहीं मिलेगा तो वो उद्योग नहीं चलाए जा सकते। शक्ति, उसके अलावा पूंजी, पैसा तो चाहिए ही, पैसे बिना तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। परिवहन भी चाहिए भाई कच्चा माल प्राप्त करने के लिए, तैयार माल को बाजार तक बेचने के लिए, और उसके अलावा बाजार भी चाहिए क्योंकि आपको जो उत्पादक माल है, जो आपने माल पैदा कर लिया है, जो बना लिया है, उसको बेचने के लिए भी बाजार की नीड होती है। उद्योग उन्हीं स्थानों पर केंद्रित होते हैं या इसमें से कुछ भी सभी कारक आसानी से उपलब्ध होते हैं। कभी कभी जो गवर्नमेंट होती है वो कम दाम पर विद्युत उपलब्धता, कम परिवहन लागत या अन्य अवसंरचना जैसे प्रोत्साहन भी प्रदान करती है ताकि पिछड़े क्षेत्रों में भी उद्योग स्थापित किए जा सके। जो बिल्कुल बैकवर्ड एरिया है वहाँ पर भी उद्योगों को स्थापित किया जा सके। औद्योगिकरण से अभिप्राय नगरों और शहरों का विकास और वृद्धि होती है। जैसे जब आपका इंडस्ट्री किसी एरिया में ज़्यादा स्थापित हो जाती है तो वहाँ पर आपके नगर और शहरों का विकास धीरे धीरे बढ़ने लगता है और उनमें वृद्धि होने लगती है। तो यहाँ पर ये तो आपको ऊपर जो पिक्चर दिख रही है ये तो सुधा डेयरी का है जो कि एक सहकारी क्षेत्र का इंडस्ट्रीज़ हैं। उसके अलावा ये पर उद्योगों की अवस्थिति यानी उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कुछ फैक्टर है कि कहाँ पर हम उद्योग को स्थापित करें, क्या क्या होना चाहिए हमारे पास उद्योग को स्थापित करने के लिए। कच्चा माल, श्रम, पूंजी, बाजार, जल, विद्युत, बिजली, भूमि, परिवहन और संचार यानी कम्युनिकेशन। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए तभी आपका एक उद्योग अच्छी तरह स्थापित हो सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा औद्योगिक तंत्र, और औद्योगिक तंत्र इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्योंकि अगर ज्योग्राफी पीजीटी का एग्ज़ाम दे रहे हो या कोई अन्य एग्ज़ाम दे रहे हो तो ये औद्योगिक तंत्र से बहुत क्वेश्चन आते हैं। और इसके साथ साथ भाई जो स्टूडेंट पीजीटी और नेट ज्योग्राफी का पेड कोर्स लेना चाहते हैं तो वो अचीवर्स एकेडमी ऐप ज्वाइन करें और वहाँ से आप पीजीटी और नेट ज्योग्राफी पेड कोर्स ले सकते हो। तो देर मत कीजिए, अगर आप अपने किसी एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हो तो अभी ही आप कोर्स ले लीजिए ताकि पूरा सिलेबस आप टाइम पर कवर कर सको। तो चलो आगे पढ़ते हैं। औद्योगिक तंत्र में निवेश
प्रक्रम और निर्गत, ये तीनों चीज़ें शामिल होती है। निवेश यानी आपने कितना कुछ लगाया, कच्चा माल है, श्रम है, भूमि की लागत है, जल की उपलब्धता है, परिवहन है, विद्युत है, अन्य अवसंरचना, यानी जो जो चीज़ें आपने लगाई तो वो सारी चीज़ों को शामिल किया जाता है निवेश में। प्रक्रम यानी प्रोसेस, इसमें कई तरह के क्रियाकलाप होते हैं, कई तरह की एक्टिविटीज़ आती हैं जो कि आपका जो कच्चा माल है उसको तैयार माल में परिवर्तित कर देते हैं, जिस माल को आप बाजार में बेचोगे। निर्गत, निर्गत मीन्स आप ये कह सकते हो आउट, यानी आउट प्रोसेसिंग, कुछ इस तरीके से आप बोल सकते हो। ये एक तरह का अंतिम उत्पाद होता है या फिर इससे आपको पैसा प्राप्त होता है, अर्जित आय प्राप्त होती है। सूती वस्त्र उद्योग के संदर्भ में कपास, मानव श्रम, कारखाना और परिवहन, ये सभी आपके क्या हो सकते हैं, निवेश हो सकते हैं। यानी ये आपने कपास, मजदूरी लगाई, कारखाना और परिवहन, ये निवेश हो सकते हैं। प्रोसेस, प्रोसेस में आता है आपका कटाई, बनाई, रंगाई, छपाई, और ये सारी चीज़ें आ जाएंगी आपकी प्रोसेस में। और उसके बाद ठीक है, और इन सबसे क्या बना, कमीज, कमीज जिसे आप पहनते हो, तो ये क्या बना, उत्पादन। तो ये चीज़ आपको एग्जाम्पल दिया है कि औद्योगिक तंत्र में किस तरीके से पहले निवेश किया जाता है, फिर प्रोसेसिंग यानी पूरे एक एक्टिविटीज़ होती हैं, और फिर कैसे हमें चीज़ें प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट आता है औद्योगिक प्रदेश। औद्योगिक प्रदेश यानी इंडस्ट्रियल रीजन। औद्योगिक प्रदेश का विकास तब होता है जब कई तरह के जो उद्योग है वो एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं। यानी मान लो ये कोई एरिया है, यहाँ पर एक उद्योग ये लग गया, एक ये लग गया, एक ये लग गया, एक ये लग गया, एक ये लग गया, तो ये जो पूरा एरिया ये क्या कहलाएगा, ये आपका औद्योगिक प्रदेश कहलाएगा। और अपनी निकटता के लाभ ये आपस में बांटते भी हैं। विश्व के जो प्रमुख औद्योगिक प्रदेश हैं वो पूर्वोत्तर अमेरिका में, पश्चिमी और मध्य यूरोप में, पूर्वी यूरोप में और पूर्वी एशिया में है। मुख्य औद्योगिक प्रदेश शीतोष्ण कटिबंधीय एरियाज में, समुद्री पत्तनों के निकट, यानी जो आपकी बंदरगाह वगैरह है, या विशेष तौर पर जो कोयला क्षेत्र के निकट स्थित जो एरियाज हैं वहाँ पर औद्योगिक प्रदेश ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आप मैप भी देख सकते हो भाई। इस मैप में आपको विश्व में औद्योगिक प्रदेशों के बारे में दिखाया गया है, किस तरीके से कैसे औद्योगिक प्रदेश होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखें तो ये आपका रहेगा उत्तरी अमेरिका, और इसमें जितनी भी सिटीज़ के नाम लिख रखे हैं, शहरों के नाम हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे आपके औद्योगिक प्रदेश है। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हो ब्लैक कलर से जो भी दिखाया जाएगा वो आपके इंडस्ट्रियल रीजन होंगे। ठीक है, ये दक्षिण अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका में इक्वेडोर हो गया भैया, दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील हो गया, ठीक है, ब्यूनस आयर्स हो गया, आपकी सैंटियागो हो गया, लीमा हो गया, बोगोटा हो गया। तो ये सारे के सारे आपके क्या हैं, ये विश्व के औद्योगिक प्रदेश हैं। इधर हम बात करें तो यहाँ पर आता है अफ्रीका में देखें तो भाई आपका नाइजीरिया है, नैरोबी है, डरबन है, केप टाउन है, घाना है, खार्टूम है, इसके साथ साथ इजराइल है, और यहाँ पर ये यूरोप पड़ता है। यूरोप में आपका पिट्सबर्ग, मॉस्को, डोनबास, यूराल, कुछ बाक्स और फरंगना, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे औद्योगिक प्रदेश हैं। नेक्स्ट आता है एशिया, और एशिया में तो आप जानते ही सबसे बड़ा महाद्वीप विश्व का, यहाँ पे भारत के अंदर गंगा घाटी हो गया, मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, ठीक है, उसके बाद रूस में कुछ बास हो गया, यूराल हो गया, चीन में मंचूरिया हो गया, बीजिंग हो गया, जापान में कोरिया हो गया, नहीं कोरिया अलग से है, ये जापान है, शंघाई हो गया, ठीक है, मनीला हो गया, जावा, ये सारे के सारे आपके क्या हैं, औद्योगिक प्रदेश। और इसके साथ साथ हम ऑस्ट्रेलिया में भी देखें तो भाई आपके ऑस्ट्रेलिया में भी सिडनी है, मेलबर्न है, पर्थ है, ब्रिस्बेन है, ये सारे के सारे ऑस्ट्रेलिया के औद्योगिक प्रदेश है। तो वर्ल्ड में बहुत सारे औद्योगिक प्रदेश है, यानी ऐसा कोई भी शहर जो काफ़ी उद्योगों का एक झुंड वहाँ पर बस गया है तो वो क्या कहलाएगा, वो आपका इंडस्ट्रियल रीजन कहलाता है। तो वर्ल्ड की तो हमने देख लिए, तो भारत के मोस्ट इंपॉर्टेंट है और भारत में ही एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो भारत में अनेक औद्योगिक प्रदेश हैं, जैसे आप भारत में जो मुंबई पुणे समूह है, बेंगलोर है, तमिलनाडु प्रदेश है, और इसके साथ साथ भारत में जो हुगली प्रदेश है, ठीक है, और इसके साथ साथ अहमदाबाद, वडोदरा प्रदेश, छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश जो कि झारखंड की तरफ है, विशाखापट्टनम या गुंटूर औद्योगिक प्रदेश, और गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ औद्योगिक प्रदेश जो कि हरियाणा में पड़ता है, हरियाणा, यूपी और दिल्ली, ठीक है, और उसके साथ साथ कोलम, तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश जो तमिलनाडु में पड़ता है। तो इन सबको पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, आप टेंशन ना लो। अब इसके बाद यहाँ पर कुछ नीचे दिया गया है भाई,
औद्योगिक विपदा के बारे में बताया गया है। औद्योगिक विपदा कि कैसे आपके औद्योगिक संकट आते हैं, तो इस चीज़ को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। उद्योगों में भी दुर्घटना और आपदा या मुख्य रूप से विपदा जिसे कहते हैं, ये तकनीकी विफलता और संकट उत्पन्न करने वाले कुछ पदार्थ जो होते हैं उनके उपयोग के कारण ये घटनाएं घटित होती हैं। जैसे भोपाल का तो आप सबको पता ही होगा, मध्य प्रदेश में भोपाल में 3 दिसंबर 1984, ये डेट आपको याद रखनी है, ये एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। 3 दिसंबर 1984 को क्या हुआ था, लगभग आपके ये लगा लो कि भाई 12:30 पर अब तक की सबसे त्रासदपूर्ण औद्योगिक दुर्घटना थी ये, और ये एक प्रौद्योगिकी दुर्घटना थी। इसमें यूनियन कार्बाइड के कीटनाशी कारखाने से हाइड्रोजन साइनाइड और प्रतिक्रियाशील उत्पादों के साथ साथ अत्यंत विषैली कौन सी गैस, ये गैस एग्जाम में पूछी जाती है, इसका नाम ध्यान रखना, मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट मैं यहाँ पर भी लिख देती हूँ, कहीं आपको नजर ना आए तो, मिथाइल आइसोसाइनेट, ये कई बार एग्जाम में पूछी जाती है गाइस, तो आपको ये ध्यान रखनी है। MIC भी कहते हैं इसको, MIC। तो इस गैस का रिसाव हो गया था, और इसका रिसाव होने के बाद 1989 में सरकारी सूचना के अनुसार 35,598 व्यक्तियों की इसमें मौत हो गई थी। और जो लोग बच गए वो भी आपके एक से अधिक बीमारियों के शिकार हो गए थे, जैसे अंधे हो गए, कुछ प्रतिरक्षा तंत्र में विकृति आ गई, कुछ की आंतें खराब हो गई, तो बहुत तरीके की बीमारियां हो गई थी। जो लोग बच गए थे उन्हें भी, ठीक है। उसके अलावा एक और यहाँ पर ऐसी ही घटना के बारे में बताया गया है। 23 दिसंबर 2005 को चीन के गाओ कायो और चोंगगिंग में गैस कूप विस्फोटन से, यानी गैस का जो कुआं है उसके विस्फोट से 243 लोगों की मौत हो गई थी और 9,000 लोग दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे। इन स्थानों से 64,000 लोगों को विस्थापित भी किया गया था। कई लोग विस्फोट के बाद न भाग सकने के कारण वहाँ पर मर भी गए थे, ठीक है। और जो समय पर भाग गए उनकी आंखें, त्वचा और फेफड़े इन सब से ग्रसित हो गए थे, यानी वो हवा कहीं ना कहीं उन पर अपना प्रभाव डाल गई थी, ठीक है। तो इस तरीके के ये जो घटनाएं होती हैं ये उद्योग से रिलेटेड होती हैं। नेक्स्ट आता है जोखिम कम करने के उपाय। तो किस प्रकार से आप उद्योगों को ये जोखिम कम कर सकते हो, इस प्रकार की होने वाली घटनाओं से बच सकते हो। तो घने बसे जो आवासीय क्षेत्र हैं उनको औद्योगिक क्षेत्रों से अलग बहुत दूर रखा जाना चाहिए। उद्योगों के समीप जो बसने वाले लोगों की दुर्घटना होने की स्थिति में विषैले और खतरनाक पदार्थों के संग्रहण और उनके संभव प्रभाव का भी ज्ञान होना चाहिए कि किस प्रकार हम इस प्रकार की गैस को रिसाव होने पर कैसे हम खत्म कर सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं ताकि लोगों को ज़्यादा नुकसान ना हो। आग की चेतावनी और अग्निशमन की व्यवस्थाओं का भी उन्नत किया जाना चाहिए, यानी ऐसी व्यवस्थाएं बना देनी चाहिए जिससे आग है उस तरीके की चीज़ों को कम किया जा सके। वैश्यले पदार्थों के भंडारण क्षमता की भी एक लिमिट होनी चाहिए, एक सीमा होनी चाहिए। उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण के उपाय को भी उन्नत किया जाना चाहिए कि प्रदूषण का नियंत्रण किस प्रकार किया जाए, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए और हर इंडस्ट्री में इसके तहत नियम भी लागू होने चाहिए। यहाँ पर एक बॉक्स दिया गया है, तो इसको देख लो, ये क्या है। इस बॉक्स के तहत उभरते हुए जो उद्योग हैं उन्हें सनराइज उद्योग कहते हैं। यहाँ पर PGT लेवल से क्वेश्चन आया था। उभरते हुए उद्योगों को सनराइज उद्योग के नाम से भी जाने जाते हैं। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य लाभ, सत्कार और ज्ञान से संबंधित उद्योग होते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि सनराइज उद्योगों में किस प्रकार के उद्योगों को शामिल किया जाता है। तो जो आपके सूचना कम्युनिकेशन, जो आपकी इंफॉर्मेशन, जो टेक्नोलॉजी होती है, ठीक है, आपके हेल्थ से रिलेटेड, प्रॉफिट या सत्कार या आपकी नॉलेज से संबंधित जितनी भी इंडस्ट्रीज होती हैं वो सारे सनराइज उद्योगों के रूप में जाने जाते हैं। यहाँ पर एक वर्ड और दिया गया है, प्रगलन। प्रगलन क्या होता है? ये एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसी क्रिया है जिसमें धातुओं को उनके अयस्कों द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक तपाकर निष्कर्षित किया जाता है। यानी धातुओं को निकाला जाता है उनके अयस्कों से और उसको गलाकर तपाकर उसमें से धातु को अलग कर लिया जाता है, ठीक है भाई। तो आपका ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुआ है गाइस, अभी ये चैप्टर काफ़ी रहता है। तो इस चैप्टर को हम इसी वीडियो के सेकेंड पार्ट में करेंगे, ठीक है, कंप्लीटली सेकेंड पार्ट में करेंगे।
आज हम अपना यहीं पर स्टॉप करते हैं। तो यहाँ पर हमारे कंप्लीटली अगर आप देखो तो हमने उद्योग क्या होते हैं, इनको कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं और किस प्रकार से आपके जो उद्योग होते हैं कहाँ कहाँ पर वर्ल्ड के अंदर हैं। तो ये था आपकी क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5 उद्योग इंडस्ट्री। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब किया करो मेरे चैनल को। और सब्सक्राइब करने से काम नहीं चलेगा, साथ के साथ बेल आइकन भी किया करो ताकि मेरे आने वाले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। ओके, बाय बाय।